आवेश में आकर इंसान गुनाह तो कर देता है और फिर ताउम्र उस किए गए गुनाह के लिए पछताता रहता है, गुनाह से छुपने का प्रयास करता रहता है, पुलिस से भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कहा जाता है ना कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। ये कहानी शुरू होती है केरल से, जहां 17 साल बाद एक 50 साल की महिला को इंसाफ मिलता है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 17 साल पीछे। तो चलिए चलते हैं हम और आप 17 साल पीछे, जनार्दन के घर, जहां घटती है एक जुर्म की नई वारदात। ये बात 2006 की है। केरल का एक जिला है पथानामथिट्टा। यहाँ पर एक गांव पड़ता है, पुलाद गांव। इस पुलाद गांव में जनार्दन नायर और उनकी पत्नी रमा देवी रह रहे हैं। जनार्दन नायर पोस्ट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर हैं और रमा देवी हाउसवाइफ हैं, घर का सारा कामकाज करती हैं। ऊपर वाले के रहमो करम से जनार्दन और रमा देवी के घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। सर्वगुण संपन्न परिवार है, अगर नहीं है तो केवल संतान का सुख। इनके घर में बच्चे नहीं हैं, इसलिए इन दोनों का ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही व्यतीत होता है। इस समय जनार्दन की उम्र लगभग 57 साल है और रमा देवी की उम्र लगभग 50 साल है। 26 मई 2006 की शाम को जब जनार्दन नायर अपने घर आते हैं तो देखते हैं अंदर से दरवाजा बंद है। वो दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इस पर नायर साहब फिर से दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। अब नायर साहब कुछ देर दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। इतने में नायर साहब की नजर दरवाजे के ऊपर जो जाली लगी थी उस पर पड़ती है। वो उस जाली को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वहीं से अपना हाथ अंदर करते हैं और अंदर से कुंडी खोलते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जनार्दन साहब जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो हक्के बक्के हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। दरअसल घर के अंदर उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ था, जिनका किसी ने कत्ल कर दिया था। माजरा जनार्दन साहब को समझ में नहीं आया कि अंदर से दरवाजा बंद है फिर भी मेरी पत्नी का कत्ल हो गया है। वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसी समय इस रोने चीखने की आवाज को सुनकर उनके पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी देखते हैं कि उनकी पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया है, वो भी किसी हथियार से। उन मौजूदा शख्सों में से कोई पुलिस को फोन करता है और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सारे घर की छानबीन करती है, फोटो लेती है और फिर बाद में पूछताछ करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस जनार्दन का बयान लेती है, जिसमें जनार्दन साहब बताते हैं कि जब वो घर आए थे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजे की जाली तोड़ी और उस जाली से हाथ डालकर अंदर लगी हुई कुंडी खोली। अंदर आकर देखते हैं कि उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद बारी बारी से पड़ोसियों का बयान लिया जाता है। इन पड़ोसियों में एक महिला बताती है कि पिछले 4-5 दिनों से एक मजदूर जो कि पास ही काम कर रहा था, वो शाम को इनके घर के आसपास टहलता रहता था। उस महिला के बयान पर पुलिस अब उस आदमी की छानबीन करना शुरू करती है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि उस आदमी का नाम चुटला मुथु है। अब पुलिस उस चुटला मुथु नामक मजदूर को ढूंढने लगती है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि जैसे ही उस मजदूर को ये पता चलता है कि पुलिस की शक की सुई उसकी तरफ घूम रही है, वैसे ही वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस कई जगह पर प्रयास करती है उस मजदूर को ढूंढने का, लेकिन मजदूर नहीं मिलता है। जहां कहीं पता चलता है कि वो मजदूर वहां हो सकता है, पुलिस की टीम वहां भेजी जाती है, लेकिन वहां पर भी वो मजदूर नहीं मिलता है। फिर पता चलता है कि वो मजदूर पुलाद गांव में एक महिला के साथ रह रहा था। फिर उस महिला की छानबीन की जाती है, लेकिन वो महिला भी नहीं मिलती है। काफी लंबे समय के छानबीन के बाद वो महिला पुलिस के हाथ लग जाती है। फिर वो महिला बताती है कि उसे इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस महिला का बयान लेकर के महिला को छोड़ देती है और फिर से उस मजदूर के पीछे लग जाती है। जहां जहां पता चलता है कि वो मजदूर वहां पर है, पुलिस की टीम वहीं पर भेज दी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद नायर साहब को पुलिस पर बहुत गुस्सा आता है। वो थाने जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को गुजरे हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक आपने उसके कातिल का पता नहीं लगाया है। इस पर पुलिस कहती है कि हम बराबर इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें जिस दिन वो मजदूर हाथ लग जाएगा हम उसी दिन आपको इन्फॉर्म करेंगे। नायर साहब यहाँ चुप नहीं बैठते, वो अपने गांव जाते हैं और गांव के लोगों के साथ आंदोलन शुरू कर देते हैं।
और रोड पर रैली भी निकालते हैं कि मेरी पत्नी रमा देवी को इंसाफ दिलाओ। पुलिस के काफी समझाने के बाद इंतजार करने लगते हैं कि उनकी पत्नी को आज नहीं तो कल इंसाफ मिल ही जाएगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब साल 2006 से 2007 आ जाता है। रमा देवी को 1 साल बीत गया है। अभी उनके कातिल का पता नहीं चल पाया है कि ये कत्ल किसने किया और किस वजह से किया। इस पर नायर साहब बड़े बड़े आला ऑफिसर्स को खत लिखते हैं, कुछ छोटे बड़े मंत्रियों को भी खत लिखते हैं और खत में बकायदा ये कहते हैं कि ये काम अब पुलिस से नहीं हो पाएगा। 1 साल हो गया है, पुलिस इस काम को नहीं कर पा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है ये काम किसी अच्छे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। ये अपील जब केरल के हाई कोर्ट में पहुंचती है तो वो इस फाइल को क्राइम ब्रांच के हाथों सौंप देते हैं। अब ये केस क्राइम ब्रांच वालों के हाथ में पहुंच जाता है और वो तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। शक की सुई वहीं पर आकर फिर से रुक जाती है उस मजदूर पर। उस मजदूर की फिर से छानबीन होने लगती है। समय गुजर रहा है, मजदूर की छानबीन हो रही है, वो मजदूर हाथ नहीं लग रहा है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद रमा देवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है। उस फाइल में बाकायदा वो रिपोर्ट भी रख दी जाती है। अभी उस रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है कि इस रिपोर्ट में क्या आया है। इस समय सभी ऑफिसर्स उस मजदूर के पीछे पड़े हुए हैं जो अभी मिल नहीं रहा है। समय गुजरता जाता है, वो मजदूर नहीं मिल रहा है। इधर नायर साहब भी अब रिटायर हो चुके हैं। इसी दौरान पता चलता है कि वो मजदूर यूपी के कानपुर में है। पुलिस की एक टीम तुरंत यूपी के कानपुर नगर में भेज दी जाती है उस मजदूर की छानबीन के लिए, लेकिन वो मजदूर वहां पर भी नहीं मिलता है। पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस फिर से वहां से वापस आ जाती है। काफी मशक्कत करने के बाद धीरे धीरे 16 साल बीत गए और रमा देवी को अभी तक पुलिस के द्वारा इंसाफ नहीं मिल पाया। अब 2022 शुरू हो जाता है। 2022 में ये फाइल इंस्पेक्टर सुनील राज को सौंप दी जाती है। इंस्पेक्टर सुनील राज इस फाइल को कई बार पढ़ते हैं। कई बार पढ़ने के बाद वो सोचते हैं कि अगर इस फाइल से मैं उस मजदूर को साइड से कर दूं और फिर से इस फाइल को पढूं तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। वो वही काम करते हैं। वो उस मजदूर को इस फाइल से साइड से कर देते हैं। अपने दिमाग से उस मजदूर को थोड़ी देर के लिए निकालते हैं और फिर से फाइल पढ़ते हैं। फाइल पढ़ने के बाद उनके दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये कि दरवाजा अंदर से बंद था तो कत्ल हुआ कैसे। दूसरा प्रश्न ये था कि घर के अंदर जाने वाला पहला शख्स उनका पति यानी कि जनार्दन नायर साहब थे। और तीसरा प्रश्न ये कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनकी पत्नी की मुट्ठी में कुछ बाल थे और ये बाल हैं किसके। अब इंस्पेक्टर सुनील के मन में ये प्रश्न घूमने लगे। उन्होंने तुरंत पुलिस की टीम ली और सीधा जनार्दन साहब के घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि 17 सालों में घर का नक्शा ही बदल गया था। वो वहां से फिर वापस आ जाते हैं। अब वो तस्वीरों को बड़ी बारीकियों से देखते हैं क्योंकि घटना स्थल पर तस्वीरें अलग अलग एंगल में खींची जाती हैं और बहुत सारी तस्वीरें खींची जाती हैं। वो उन सारी तस्वीरों को बारी बारी से कई बार देखते हैं। देखने के बाद उनके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या कोई दरवाजे के ऊपर की जाली तोड़कर अंदर की कुंडी खोल सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए वो एक दीवार बनवाते हैं और उस दीवार में सेम वैसा ही दरवाजा लगाते हैं जैसा घटना के समय नायर साहब के घर में लगा हुआ था। बकायदा वही डिजाइन, उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई, बिल्कुल वैसी जाली और अंदर से बिल्कुल वैसी ही जगह कुंडी लगाई गई है। अंदर के दरवाजे का नक्शा भी बिल्कुल वैसा ही था। हूबहू दरवाजा कुछ दिनों बाद तैयार कर लिया गया और अभी 2022 का लास्ट समय चल रहा है। दरवाजा बन करके तैयार हो गया है। इंस्पेक्टर साहब नायर साहब के पास जाते हैं और उनसे फिर से वही बयान लेते हैं और बयान लेकर के उन्हें अपने साथ ले आते हैं और उस दरवाजे के पास खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए क्या ये दरवाजा बिल्कुल वैसा ही है जैसा घटना के समय आपके घर में लगा हुआ था। तो नायर साहब कहते हैं कि जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल वैसा ही दरवाजा है। फिर इंस्पेक्टर साहब उस दरवाजे को अंदर से भी दिखाते हैं कि अंदर कुंडी जहां पर लगी हुई है वो एकदम सही जगह है। तो नायर साहब कहते हैं हाँ सब ठीक है। अब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अब जरा मुझे डेमो देकर दिखाइए कि आपने उस समय कैसे जाली तोड़ी, कैसे कुंडी खोली और कैसे अंदर गए। जैसे ही ये बात नायर साहब सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब नायर साहब घबराने लगते हैं। नायर साहब
की इस समय उम्र लगभग 75 साल हो चुकी थी। बड़ी मशक्कत के साथ नायर साहब ने वो जाली तोड़ी और जाली तोड़ने के बाद टूटे हुए स्थान से अंदर की तरफ हाथ डाला और बार बार कुंडी खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं। दरवाजे के पीछे एक सिपाही खड़ा हुआ बता रहा है कि अभी लगभग 7 इंच 6 इंच का फर्क पड़ता है, नायर साहब कुंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर नायर साहब बड़े ही शर्मिंदा होते हैं। इंस्पेक्टर साहब फिर से कहते हैं कि चलिए एक बार और ट्राई कर लीजिए। जिस समय नायर साहब दोबारा से ट्राई कर रहे थे तो इंस्पेक्टर साहब एक सिपाही को इशारा करता है कि इनके सिर के थोड़े से बाल तोड़ने हैं। इतने में सिपाही उनके सिर के बाल भी तोड़ लेता है और नायर साहब समझ भी नहीं पाते हैं कि उनके सिर के बाल किस लिए तोड़े गए हैं। नायर साहब को घर भेज दिया जाता है। इधर इंस्पेक्टर साहब नायर साहब के लिए हुए बालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। अब जांच आते आते 2023 लग चुका था। 2023 में जुलाई माह में वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। जब वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो इंस्पेक्टर साहब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को रमा देवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मैच करते हैं, क्योंकि जिस समय रमा देवी की बॉडी को कस्टडी में लिया गया था उनकी मुट्ठी में कुछ बाल थे, जो इसलिए दोनों रिपोर्टों की डीएनए को मिलाया जाता है और इंस्पेक्टर साहब की आंखें चमक उठती हैं। दरअसल वो दोनों रिपोर्टें मैच खा जाती हैं। अब इंस्पेक्टर साहब समझ गए थे कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि रमा देवी के खुद के पति जनार्दन नायर साहब ही थे। इस पर इंस्पेक्टर साहब नायर साहब के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं चलिए अब आपके चलने का समय हो गया है। इतनी बात सुनते ही नायर साहब चुपचाप इंस्पेक्टर साहब के साथ चल देते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब रास्ते में पूछते हैं कि एक बात बताइए, जब आपने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया तो आप 17 साल तक बार बार ये प्रयास क्यों करते रहे, पुलिस पर बार बार ये दबाव क्यों करते रहे कि आपकी पत्नी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पर नायर साहब कहते हैं कि मैं दिल से कभी नहीं चाहता था कि मैं इस कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मुझे अपने पड़ोसियों के साथ अपने गांव वालों के साथ चलना पड़ रहा था। मैं जबरदस्ती उनके कहने पर आगे चल रहा था कि ताकि मुझ पर कोई शक न करे। अब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि अब ये भी बता दीजिए कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। इस पर नायर साहब कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए हमारे बीच आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो झगड़ा हाथापाई में बदल गया और उस हाथापाई के दौरान मैंने अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिए। मेरी पत्नी ने भी बचाव करने के लिए मेरे बाल पकड़ लिए। हम दोनों एक दूसरे के बाल ही पकड़े थे कि तभी मेरे हाथों में एक हथियार आया और मैंने उस हथियार से ही अपनी पत्नी की जान ले ली। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। गुनाह कैसा भी हो, अपने सबूत पीछे छोड़ ही जाता है और एक ना एक दिन वो गुनहगार पुलिस की नजर में आ ही जाता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।